हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओहम लॉ। तो सबसे पहले ओहम लॉ के बारे में हम बात करते हैं। ओहम लॉ जो होता है, ओहम लॉ क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन जो है उसमें बताया गया है कि आपका जो करंट होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के बराबर। मीन्स जितना करंट होगा उतना ही वोल्टेज होगा किसी वायर के अंदर। उसको बोलते हैं ओहम लॉ। ओहम लॉ तभी एप्लीकेबल होगा अगर उसकी फिजिकल कंडीशंस फुलफिल हो। अब फिजिकल कंडीशंस क्या होती है? अगर उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और स्ट्रेन एटसेट्रा कांस्टेंट हो। सो हम क्या करते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के हम क्या लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो आर इज proportionality कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ओहम लॉ का फॉर्मूला निकल जाता है बी इज इक्वल टू आई आर। अगर हमने वोल्टेज निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ओहम लॉ में। अगर हमने करंट निकालना है तो हम इसको लिखेंगे बी अपॉन आर। अगर हमने यहीं से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डेफिनेशन की एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। तो द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। मीन्स आपकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तब भी आपका ओहम लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। और ये था हमारा ओहम लॉ। कई लोग ओहम लॉ से ही आपकी वोल्टेज को भी डिफाइन करते हैं, करंट को भी। और अगर किसी से पूछा जाए कि वोल्टेज क्या होता है तो स्टूडेंट्स अक्सर ये बताते हैं बी इज इक्वल टू आई आर को वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज और ओहम लॉ दोनों अलग अलग हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये होता है वोल्टेज का फॉर्मूला और ये होता है ओहम लॉ। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, ये ओहम लॉ हो गया हमारा। आगे हम डिस्कस करते हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अक्सर हमें एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है तो हम डेफिनेशन रट के जाते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, एंड द कैपेसिटी, और सॉरी कैपेसिटी नहीं होता है, द रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड पावर। किसी भी इक्विपमेंट की जो रेटिंग्स होती है उसको हम पावर बोलते हैं। और इसको मेज़र किस में किया जाता है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको मेज़र किया जाता है मेजर्ड इन मेगावाट और वाट्स और किलोवाट। और इसको मेज़र कौन करता है,
इसको मेज़र किया जाता है वॉट मीटर के थ्रू, वॉट मीटर। और यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले के डिस्कशंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर तो आपको समझ आ गया होगा नहीं, जैसे कि किसी भी चीज़ की रेटिंग, मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं 10 रोटियाँ खा सकता हूँ, एक टाइम पे मैं 10 रोटियाँ खा सकता हूँ, दैट्स मेरी माई कैपेसिटी। तो कितनी पावर आपकी मोटर, आपका इक्विपमेंट मतलब अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, वो हुई उसकी पावर। मतलब उसकी एक रेटिंग होगी कि ये 2 किलोवाट चलेगा, 5 किलोवाट चलेगा, वो होगी उसकी रेटिंग। मीन्स उसकी एक पावर होगी, हमने उसको एक रेटेड वैल्यू दे दी। सेम मैंने अपने आप को जैसे बोल दिया कि मैं 10 रोटियां खा सकता हूँ, दैट्स माई पावर। सो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, पावर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है वोल्टेज और करंट का। ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, ओम लॉ। तो ओम लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं इस फॉर्मूले को इक्वेशन 1 मतलब ओम लॉ को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, P इज इक्वल टू, अब B है, अगर मैं इस B की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, अब इस B की वैल्यू क्या है, आई आर। मैं अगर मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये हो गया आई आर, B को लिख दिया मैंने आई आर, और मल्टीप्लाई आई को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, जब आपस में गुना हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर और आर ऐसे ही रहेगा। तो एक फॉर्मूला मेरे पास पावर का आया, ये वाला सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट कौन सा था, ये वाला, सेकंड ये वाला। और यहीं से हम थर्ड फॉर्मूला निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब वी स्क्वेयर अपॉन आर कहाँ से आया, अब इनके सबके यूनिट्स जो है वो वाट ही होंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, तो P इज इक्वल टू बी इंटू आई, और हमने पढ़ा है ओम लॉ क्या था, B इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं I निकालना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, और बस उसी इस बी अपॉन आर को मैंने उठा के कहाँ डाला, I में। P इज इक्वल टू बी इंटू बी ओवर आर। जब मैंने b से b को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो निकल गया आपका सेम टू सेम फार्मूला। तो ये 3 फार्मूले होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनमें से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स की बात आगे करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि 1 मेगावाट जो होता है, 1 मेगावाट उसको बोलते हैं 10⁻⁶। 1 किलोवाट को बोलते हैं 10⁻3। और उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड कंसेप्ट, एनर्जी। यहाँ पे पावर हमारा ख़त्म होता है, आ गया था एनर्जी। एनर्जी और पावर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 रोटियां खा सकता हूँ, मेरी एक रेटिंग्स है, मेरी मोटर की, मेरी इक्विपमेंट की एक रेटिंग है, दैट्स कॉल्ड पावर। कैपेसिटी टू डू वर्क, मेरी पावर है, मैंने 10 रोटियां खा के, मतलब मेरे अंदर क्या आ गई, पावर आ गई। अब मैं कितनी देर काम कर सकता हूँ उन 10 रोटियों को खा के, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। मतलब कि मैंने जो मेरे पास पावर थी, उस पावर के साथ मैंने कितनी देर काम किया। मान लीजिए मैंने 10 रोटियां खाई, 10 रोटियां खा के मैंने 10 घंटे काम किया, दैट्स माई एनर्जी। एनर्जी एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मेरे पास पावर थी, तो मैंने क्या किया, पावर मेरी रेटिंग थी, मतलब मैंने 10 रोटियां खाई और मुझे क्या मिला रोटी खाने से, एनर्जी।
एनर्जी मिली, तो एनर्जी से मैंने क्या किया, वर्क कितने टाइम किया, विद टाइम, वर्क विद टाइम, टाइम के साथ जितना मैंने काम किया वो मेरी क्या हुई, एनर्जी। कब तक मेरी 10 रोटियां की एनर्जी कब तक मेरी बॉडी में रही, उसको बोला मैंने एनर्जी। सो इसका एग्जांपल मैंने समझा दिया। और पावर मैंने बताया ही था, पावर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। और अभी मैंने क्या बोला, टाइम के साथ जितने समय तक मैंने काम किया, दैट्स कॉल्ड, मतलब कितनी देर तक उसने पावर को कंज्यूम किया, उसको बोलते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे हम पावर के फॉर्मूले को जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, P इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी, टी मीन्स टाइम के साथ, तो ये हो गया एनर्जी का एक फॉर्मूला। सेम पावर का सेकंड फार्मूला लिखते हैं, आई स्क्वायर आर था सेकंड फार्मूला। अगर मैं इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन गया एनर्जी। और तीसरा फार्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर मैं इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन गया एनर्जी। तो तीन फार्मूले हमने पीछे कौन से पढ़े थे, पावर के। तो पावर के क्या थे तीन फार्मूले, पी इज इक्वल टू बी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, एंड P इज इक्वल टू बी स्केयर अपॉन आर। और सेम टू सेम यहाँ पे भी P इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी, टी की मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा एनर्जी। अब मैं एनर्जी में ही आपको बताता हूँ कि जो यूनिट्स होते हैं, जो घरों में हमारा जो बिल आता है वो एनर्जी की फॉर्म में आता है, पावर की फॉर्म में कभी भी नहीं आता। आपसे जब भी कभी आपके घर में बिल काटने जो आते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी की टर्म में, टाइम के साथ आपने कितनी पावर को कंज्यूम किया उसका बिल आपको देखे जाते हैं, ना कि पावर का बिल आपको देखे जाते हैं। सो एनर्जी जो है आप जूल्स में मेज़र करते हैं या किलोवाट्स आवर्स में मेज़र करते हैं। तो यूनिट्स की बात करें तो 1000 वाट को 1000 वाट को जब हम 1 आवर्स तक, मतलब मान लीजिए मेरे पास 1000 वाट का कोई बल्ब है और उसको मैंने 1 घंटा चलाया, तो मेरे पास क्या हुआ, 1 यूनिट कंज्यूम हुआ, मतलब 1 kWh कंज्यूम हुआ। 1 kWh कैसे हुआ, 1000 वाट को मैंने क्या लिख दिया, किलो, क्योंकि 1000 है, 1000 को हम किलो लिख सकते हैं। और वाट इसके यूनिट थे, आवर्स मतलब 1 घंटा मैंने चलाया, तो बना मेरा 1 kWh। उसके बाद 1 kWh हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसको हम एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो इसमें हो गया, इसके यूनिट्स हो गए जूल्स। अब आपको कई बार एग्जाम में आता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो वो 1000 वाट के बराबर भी हो सकता है, एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि 1000 वाट या फिर आपको लिखा होगा 1 kWh। अगर ऐसा लिखा होगा तो भी सही होगा, अगर ऐसा लिखा होगा तो भी सही होगा, वाट इंटू आवर्स, 1 आवर्स। अगर ऐसा होगा तो भी सही होगा, अगर ऐसे लिखा होगा, जनरली ऐसा आता है एग्ज़ाम में। और उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जो हमारी जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं तो उसमें हमारा जो है एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्र आर और P इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन आर, ये दो फॉर्मूले होते हैं। इन दोनों फॉर्मूले में आपकी जो है एनर्जी और पावर जो है वो कंज्यूम होते हैं, क्या होते हैं, कंज्यूम्ड होते हैं। और जनरली यही दो फॉर्मूले हमारे
इलेक्ट्रिकल में मोस्टली यूज्ड होते हैं, और इसी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ये सिंपल फार्मूला जो था V=I, ये हम यूज़ करते हैं ओनली जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो होते हैं उनकी रेटिंग डिसाइड करने के लिए। रेटिंग डिसाइडेड, इससे क्या होता है, हमारे लॉसेस का पता चलता है, हमारे प्लस हमारे कॉस्ट कंजम्पशन का पता चलता है। तो यहाँ तक हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक्स है इसी का, आपके जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है BK मेहता का, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। जबकि इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में नंबर 1 पे होता है कंडक्टर, सेकंड नंबर पे होता है सेमीकंडक्टर, थर्ड नंबर पे होता है इंसुलेटर। और ये तो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। और अगर मैग्नेटिक के केस में बात करें तो वहाँ पे भी हम 3 ही मटेरियल्स पढ़ेंगे। हम आपस में इंटरलेट करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक होता है पैरामैग्नेट, डायामैग्नेट, मैग्नेट, फेरोमैग्नेट। तो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाता है, इजीली फ्लो। सेमीकंडक्टर क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। देन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। और इंसुलेटर क्या होता है, ये जो होता है ये करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है। और पैरामैग्नेट ये जो होते हैं ये स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं, डायामैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक्स जो होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, सेमीकंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और इंसुलेटर भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और जनरली जो मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट्स MCQs रहेंगे वो आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।